हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एसटी ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग पॉलिटिकल साइंस के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर रहे हैं, जो इसका 10वां पार्ट है। इसके पहले का वीडियो आप लोग प्ले लिस्ट में जा कर के देख सकते हैं, जो आपके टीजीटी पीजीटी सभी एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो फ्रेंड, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और इन सभी प्रश्नों को अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। आने वाले वीडियो के लिए आप बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आज का पहला प्रश्न देखते हैं। 46 नंबर प्रश्न है, पॉलिटिकल कल्चर पॉलिटिकल डेवलपमेंट नामक पुस्तक संपादित की गई थी। तो किनके द्वारा संपादित की गई थी? तो ए ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा, ल्यूसियन पाई एंड सिडनी बर्बा के द्वारा। ठीक है, पॉलिटिकल कल्चर पॉलिटिकल डेवलपमेंट नामक पुस्तक जो है ल्यूसियन पाई एवं सिडनी बर्बा द्वारा संपादित की गई थी। 47 नंबर प्रश्न है, लासवेल व मुस्का का संबंध किससे है? तो जो लासवेल था और मुस्का थे वो अभिजन सिद्धांत के प्रतिपादक थे। ठीक है, अभिजन क्या होता है? प्रत्येक समाज में दो प्रकार के लोग होते हैं, उन्होंने बताया था। और पहला है विशिष्ट वर्ग और दूसरा होते हैं जनसाधारण वर्ग, या जिसे हम जनपुंज वर्ग भी कहते हैं। ठीक है, और इसी अभिजन के द्वारा ही मार्क्स की जो इतिहास की आर्थिक व्याख्या भी इसी मत के अनुसार पुष्टि की गई थी। ठीक है, और प्लेटो व अरस्तु के विचार भी इसी मत का समर्थन करता है। ठीक है, तो अभिजन का तात्पर्य यहीं से होता है। तो बी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है, ल्यूसियन पाई द्वारा चिन्हित राजनीतिक विकास के 3 सामान्य लक्षण है। तो उन्होंने 3 सामान्य लक्षण दिए थे, समानता, क्षमता और विशिष्टीकरण। ठीक है, समानता, क्षमता, विशिष्टीकरण। तो ए ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है, संरचनात्मक प्रकार्यात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो इसको आप लोग जानते ही होंगे, ग्रेबियल आमंड थे। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा, संरचनात्मक प्रकार्यात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक ग्रेबियल आमंड थे। 50 नंबर प्रश्न है, जब तक दार्शनिक राजा नहीं होंगे या विश्व के राजा दर्शन की भावना से प्रेरित नहीं होंगे, तब तक राज्यों को उनकी बुराइयों से कभी मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। यह कथन किसका है? तो ये कथन था प्लेटो का। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा जा चुका है। 51 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा असहयोग आंदोलन जो 1921-22 के कार्यक्रम से संबंधित नहीं था? तो ब्रिटिश अधिकारियों का अपमान करना वो इससे संबंधित नहीं था। ठीक है, देश में राष्ट्रीय संस्थाओं की स्थापना करना इसका प्रमुख लक्ष्य था। विदेशी वस्तुओं एवं सरकारी कार्यक्रमों का बहिष्कार करना ये भी था। स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करना। ठीक है, ये सभी जो है असहयोग आंदोलन के मुख्य तत्व थे। ठीक है, लेकिन जो ब्रिटिश अधिकारियों का अपमान करना, ऐसा कोई इसमें व्यवस्था नहीं किया गया था। 52 नंबर क्वेश्चन है, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन की नायिका कौन थी? तो नायिका पूछा है तो सरोजिनी नायडू को नायिका माना जाता है और गांधी जी को नायक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो दोनों पॉइंट को याद रखिएगा। सरोजिनी नायडू महिला वर्ग में नायिका की भूमिका निभाई थी और महात्मा गांधी जी ने नायक के रूप में कार्य किए थे। तो डी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, तो थी। यहाँ भी वयस्क मताधिकार, तो ये ऑप्शन गलत हो जा रहा है आपका। ठीक है, यह प्रत्यक्ष मतदान का प्रतिफल थी, सही है। यह बहुदलीय निकाय था, ये भी सही है। ठीक है, इसमें कार्य करने के लिए हुई समितियाँ थीं, तो ये भी बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो 2 ऑप्शन इसमें से सही हो जा रहा है आपका, दूसरा और तीसरा। ठीक है, तो संविधान सभा में संबंध में यह प्रत्यक्ष मतदान की प्रतिफल थी और यह बहुदलीय निकाय था उसमें। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा।
54 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 को। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए, इससे बहुत सारे प्रश्न बनाए जाते हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार वह साधन है जिसके द्वारा मौलिक अधिकारों का हनन होने पर इसकी रक्षा उच्चतम न्यायालय द्वारा व उच्च न्यायालय द्वारा यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट द्वारा की जा सकती है। ठीक है, इन अधिकारों का हनन होने पर उच्चतम न्यायालय में अनुच्छेद 32 व उच्च न्यायालय में अनुच्छेद 226, तो इन दोनों को अनुच्छेद को याद कीजिएगा कि उच्च न्यायालय में हम 226 के तहत जा सकते हैं और उच्चतम न्यायालय के में अनुच्छेद 32 के अंतर्गत जाया जा सकता है। ठीक है, तो इन दोनों अनुच्छेदों को आपको याद रखना है इसमें। ठीक है, और इसमें और देख लीजिए, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करवाने हेतु सरकार को आदेश व निर्देश दिया जा सकता है। ठीक है, मौलिक अधिकारों का संरक्षण करता उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय को बनाया गया है। इनकी अवहेलना पर अनुच्छेद 32 व 226 ये हाई कोर्ट, ये सुप्रीम कोर्ट के तहत न्यायालय में 5 रिट जारी कर सकता है। ठीक है, तो ये सारे प्रश्न पूछते हैं कि कितने रिट जारी किया जा सकता है, किस अनुच्छेद के द्वारा जो है हाई कोर्ट में जाया जाता है, किसके अनुसार जो है सुप्रीम कोर्ट में जाया जाता है। तो इन सभी पॉइंट्स को आपको इसमें याद रखना है। और जो है 5 रिट उसमें होते हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण है, परमादेश है, प्रतिषेध है, उत्प्रेषण है और अधिकार परीक्षा है। ठीक है, तो इन 5 को भी आप लोग याद रखिएगा। 55 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसने संगठन के सिद्धांतों को मिथक तथा लोकोक्तियाँ कहते हुए अस्वीकृत किया है? तो साइमन ने संगठन के सिद्धांतों को मिथक व लोकोक्तियाँ कहते हुए जो है उसको अस्वीकृत कर दिया था। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन है, मूल अधिकारों एवं नीति निर्देशक तत्वों के विवाद का पहला मामला कौन सा था? तो पहला मामला जो था अनुच्छेद ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, चंपाकस दोराई राजन बनाम मद्रास राज्य। ठीक है, और यही जो है संविधान संशोधन का पहला संविधान संशोधन भी था। ठीक है, संविधान संशोधन पहला था। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, मूल अधिकारों एवं नीति निर्देशक तत्वों का विवाद का पहला मामला जो है चंपाकम दोराई राजन बनाम मद्रास राज्य था। ठीक है, और ये जो कामेश्वर सिंह बनाम बिहार का है, तो ये जो हुआ था ये 1951 में हुआ था। ठीक है, 1951 में हुआ था, भूमि सुधार के लिए। ठीक है, कानून बना था और इसे जो है असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था। ठीक है, तो ये भी पूछता है कामेश्वर सिंह बनाम बिहार राज्य, तो इन दोनों को याद रखिएगा, ये 1951 में हुआ था। ठीक है, तो इस प्रश्न के अनुसार तो जो है पहला सही हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न है, भारत में संसद के एक सदन की गणपूर्ति क्या होती है? तो गणपूर्ति होती है सदन की कुल सदस्यता का 1/10 भाग। ठीक है, सदन की कुल सदस्यता का 1/10 भाग जो है सदन की गणपूर्ति मानी जाती है। ठीक है, 1/10 इसको याद रखिएगा, बहुत लोग 2/3 भाग करके चले आते हैं कई एग्जाम में। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, एक गणपूर्ति पूछेगा तो 1/10 हो जाएगा। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न है, लोक कल्याणकारी राज्य आवश्यक रूप से संश्लेषण है। तो किसका संश्लेषण है? उदारवाद और समाजवाद का। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। लोक कल्याणकारी राज्य की आवश्यकता उदारवाद और समाजवाद है। ठीक है, 59 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संविधान संशोधन नगरीय स्वायत्ता शासी संस्थाओं की संवैधानिकता से संबंधित है? तो 73 संशोधन। ठीक है, आप लोग याद होगा, नगरीय स्वायत्तता से संबंधित 73वां संविधान संशोधन। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, सभी प्रश्नों को 1 से 2 बार जरूर देखिएगा
और इन सभी प्रश्नों को जो है तैयार करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी क्वेश्चंस आपको इसमें मिलेंगे। ठीक है। 60 नंबर क्वेश्चन है, पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित समितियों का क्रम बतलाइए। तो कौन सा इसमें क्रम सही है? तो राव समिति की स्थापना कब हुई थी? तो 1985। एल एम सिंघवी का तो हो जाएगा ये 1987, 1987। ठीक है। और बी आर मेहता समिति तो ये 1956। ठीक है। और अशोक मेहता समिति का तो ये 1977। ठीक है। तो सबसे पहले कौन सा था? 1956 था तीसरा नंबर, बी आर मेहता समिति। तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए, सी इसमें पहले है। उसके बाद 1977 4 नंबर आया था, 4 इसमें है। उसके बाद 1985 फर्स्ट नंबर है, तो इसमें है। उसके बाद सबसे लास्ट में एम एल सिंघवी समिति 1987। ठीक है। तो दूसरा, तो तीसरा कूट आपका इसमें सही हो जाएगा। ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे बना देता है, 2 खंड कर देगा, ये दे देगा और ऐसा मिलान करने के लिए दे देगा, ये सन दे देगा। ठीक है। तो ये चारों सन आपको याद रहना चाहिए। ठीक है। यहाँ से प्रश्न निश्चित तौर पर बनता है। अब किस तरह से बनेगा ये तो नहीं पता। कभी कभी ये ऐसे पूछ देता है, बलवंत राय मेहता समिति कब आई? तो 1956 में आई। कभी कभी प्रश्न ऐसा कर देता है कि इधर सन दे देगा, इधर मिलान करने के लिए दे देगा। कभी तरह ये दे देगा कि क्रम से लगाइए। ठीक है। तो यहाँ से प्रश्न बनना निश्चित रहता है, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है। ठीक है। तो इस प्रश्न को सन वाइज पूरी तरीके से याद रखिएगा। ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये रहे महत्वपूर्ण 15 प्रश्न। कैसा लगा आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।